नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। भारत में अभी एक नई खोज की है वेनेडियम्स की, नया स्रोत मिला है भारत में वेनेडियम्स का। उसके बाद आदि शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा एमपी यानी मध्य प्रदेश में इसका अनावरण किया गया है, इसके बारे में भी जानेंगे। प्लस थाईलैंड और बैंकॉक चर्चा में की हुई, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज के बारे में। खंभात की खाड़ी में मिला वेनेडियम्स, ये नया स्रोत है। यहाँ पर भारतीय भूवैज्ञानिक जो सर्वेक्षण अनुसंधान ने किया है उसमें वेनेडियम की संभावित नए स्रोत की सूचना दी है कि जो खंभात की खाड़ी है, यहाँ पर देखिए अरब सागर में गुजरात के तट पर ये स्थित है खंभात की खाड़ी। यहाँ पर मुंबई और दमन और दीव के उत्तर में स्थित है खंभात की खाड़ी, यहीं पर मिला है। ये पहला खोज है जो अपतटीय रीजन में मिला है। अपतटीय मतलब कि समुद्र के अंदर, मतलब समुद्र के तट के अंदर मिला है। अपतटीय रीजन में पहली जो दुर्लभ धातु है वो मिली है वेनेडियम के रूप में। ये भारत की खोज है। जम्मू कश्मीर में जो मिला है लिथियम भंडार, उसके बाद एक दूसरी महत्वपूर्ण खोज है जो दुर्लभ धातु है। दुर्लभ धातु से बनता क्या है, जैसे इसमें जो भी चाहे ऊर्जा हो, टेक्नोलॉजी है, इन सब विकास में ये सहायता देगा, इन सब सारी विकास चीज में सहायता देगा। तो आइए वेनेडियम्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। वेनेडियम्स देखिए, वेनेडियम्स ये 30 जो रेयर मेटल्स है, मिनरल्स हैं, यानी कि जो क्रिटिकल दुर्लभ जो मिनरल्स हैं उसका क्या है, यह 30 एलिमेंट्स में से ये एक है। उसके बाद यदि इसका सिंबल V होता है, अगर इसे एटॉमिक नंबर्स की बात करें तो 23, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 23 होता है। यह हार्ड होता है, ये वेनेडियम काफ़ी हार्ड होता है। अगर इसके ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें तो सिल्वरी और ग्रे कलर्स का इसका संक्रमण धातु होता है। और इसमें और भी इसमें बात करें कि ये किस रूप में मिलता है, ओर से, यानी किस खनिज के रूप में यह मिलता है, तो यह पेट्रोनाइट्स हो गया, वैनेडिनाइट्स हो गया, और फिर उसके बाद रेसोलाइट्स हो गया, फिर उसके बाद कार्नोटाइट हो गया। इन सब खनिज के रूप में यह मिलता है। प्लस उसमें निष्कर्षण करके इसे निकाला जाता है, उसका निष्कर्षण करके निकाला जाता है। इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज इस एलिमेंट्स का होता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, यानी कि जो लोहे और स्टील की इंडस्ट्री है, उद्योग है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ जो रिचार्जेबल बैटरियां बनती हैं उसमें इसका इस्तेमाल वेनेडियम रिडॉक्स बैटरीज के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका महत्व काफ़ी अधिक है, इसका महत्व काफ़ी अधिक है। स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंट भी है, यह स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंट भी है। अगर प्रोड्यूसर की बात करें, उत्पादकता की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में वेनेडियम का, वो करता है ब्राज़ील। ये प्रोड्यूस भी करता है सबसे अधिक। तो ब्राज़ील सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है किसका, वेनेडियम का, पूरी दुनिया में। अगर सबसे ज़्यादा वेनेडियम का भंडार कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा जो वेनेडियम का भंडार है वो है चाइना में। उसके बाद कहाँ रिजर्व मिलता है, रसिया में मिलता है। उसके बाद कहाँ मिलता है, साउथ अफ्रीका में। ये तो 3 कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर मिलता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले वेनेडियम मिला था अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पलेयू प्रोटोनाइट्स कार्बोसीरियस फाइलाइट्स रॉक्स नामक चट्टान पर ये मिला था पहली बार। अदर स्टेट की बात करें भारत में, तो भारत में वेनेडियम रिजर्व महाराष्ट्र और उड़ीसा में है। तो ये 3 स्टेट को याद रखें, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा। अभी हाल में कहाँ मिला है, गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिला है वेनेडियम का, अपतटीय रीजन में। एक क्वेश्चन है, इसके बारे में देखेंगे। निम्नलिखित धातु युग्मों में से कौन सा क्रमशः सबसे हल्की धातु है और सबसे भारी धातु है। इनमें बताना है कि सबसे हल्की धातु कौन है, सबसे भारी धातु मेटल्स कौन है। तो लिथियम पारा, लिथियम ऑस्मियम, लिथियम एल्युमिनियम ऑस्मियम और उसका एल्युमिनियम पारा। तो यहाँ पर होगा बी, विकल्प क्या हो जाएगा, बी। लिथियम सबसे हल्का धातु होता है, ऑस्मियम जो है भारी धातु होता है, यानी कि हैवी मेटल्स होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। आदि शंकराचार्य के बारे में दिया है, चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हाल ही में मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में हिंदू संत आदि शंकराचार्य को डेडिकेटेड 108 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, जिसका नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ वननेस। फिगर देखिए, ये इनके बाल स्वरूप का फिगर बनाया गया है, यानी कि जब ये 12 वर्ष का थे, ओंकारेश्वर घूमने गए थे, तो वहीं पर ये 12 वर्ष के थे, तो उसी के आधार पर इनका 12 वर्ष का जो बाल स्वरूप है आदि शंकराचार्य का, ये बनाया गया है। इनका फिगर देख लीजिए। और भी अगर इनके बारे में थोड़ा और भी जानकारी लें, तो 12 वर्ष की आयु में ये ओंकारेश्वर गए थे तो बनाया गया था। ओंकारेश्वर की बात करें तो ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे जो मंधाता द्वीप है, नर्मदा नदी के किनारे जो मंधाता द्वीप है वहाँ पर स्थित है। जो भगवान शिव का जो पवित्र 12 ज्योतिर्लिंग है,
तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 का घर यहीं पर है, मंधाता द्वीप में। यह उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास स्थित है। उज्जैन में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है उसके पास भी यह स्थित है। यह द्वीप 14वीं और 18वीं शताब्दी के शैव, वैष्णव और जैन मंदिरों का होस्ट यानी मेजबान भी रहा है। वहीं आदि शंकराचार्य के बारे में अगर कुछ जानकारी इकट्ठा करें तो आदि शंकराचार्य ये किस बीच में जीवित रहे? 788 ईस्वी से लेकर 820 ईस्वी के बीच में यह जीवित रहे। इनका जन्म केरल के कलाडी में हुआ था। कम ही उम्र में ये सन्यासी बन गए थे। ये बड़े पैमाने पर यात्रा की, आध्यात्मिक केंद्रों का दायरा किए और उसके बाद जो अद्वैत वेदांत है उनकी ये वकालत करते थे। अद्वैत वेदांत का बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रचार किया, उसकी वकालत भी कर रहे थे। और उपनिषद हो गया, चाहे ब्रह्मसूत्र हो गया, चाहे गीता हो गया, इन सब सारी चीज़ों पर टिप्पणियाँ और रचनाएं लिखी गई थी आदि शंकराचार्य के बारे में। तो ये एमपी के ओंकारेश्वर में खोला गया है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। एक नारी बंधन अधिनियम अभी पारित किया गया है। तो इसके उपलक्ष्य में राज्यसभा के सभापति ने महिला आरक्षण विधेयक के संबंध में राज्यसभा में 13 उपाध्यक्षों का एक पूर्ण महिला पैनल बनाया गया है, जिसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के नाम से जाना गया था। राज्यसभा के नियमों के तहत सभापति सदस्यों में से कुलपतियों का एक पैनल नामित करता है और उसमें से कोई भी सभापति या उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कर सकता है। इस पैनल के कुछ उल्लेखनीय सदस्य हैं जिनका नाम रखा गया है। पीटी उषा है, जया बच्चन है, सरोज पांडे है, डोला सेन है, सुलता देवी है और डॉक्टर फौजिया खान है। तो अभी जो नारी बंधन अधिनियम, जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, इसके तहत किया गया है लोकसभा में एक नया संशोधन शामिल किया गया है 330A, एक आर्टिकल्स इसमें जोड़ा गया है। और राज्यसभा के लिए 332A एक नया आर्टिकल, ये राज्य विधानसभा के लिए है, ये केंद्र में लोकसभा के लिए। इसमें होगा क्या? इसमें जो 1/3 सीटें हैं यानी कि 33% जो महिलाओं के लिए सीटें अभी रिजर्व कर दिया गया है। ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पारित कर दिया गया है। तो ये एक अधिनियम एक्ट बन गया है, 104वां अधिनियम ये बन गया है, 104 अधिनियम ये बन गया है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में दिया है। भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक नया सेट इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। इन पुरस्कारों का उद्देश्य यही है कि विज्ञान हो, प्रौद्योगिकी हो, इन विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिकों हो, चाहे प्रौद्योगिकीविद हो या नव प्रवर्तक हों, इनके द्वारा जो भी असाधारण योगदान दिया जाता है उनको स्वीकार करते हुए उन्हें पुरस्कारित करना। यह पुरस्कार चाहे सरकारी संस्था हो, चाहे निजी संगठन हो, या स्वतंत्र कोई व्यक्तिगत रूप से काम करता है, या विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिक हों, जिनका भी भारतीय समाज में असाधारण योगदान है, उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा जा सकता है। कौन कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाएगा। ये इसमें बाउंडेशन है कि 45 वर्ष से कम उम्र के मतलब वैज्ञानिकों को, साइंटिस्टों को दिया जाएगा, जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में अगर असाधारण योगदान दिया है तो उन्हें विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दूसरा पुरस्कार इसमें होगा विज्ञान टीम। इस पुरस्कार में 3 या 3 से अधिक अगर साइंटिस्ट या शोधकर्ता या कोई भी इनोवेटर्स अगर शामिल हैं तो उस पूरे टीम को विज्ञान टीम पुरस्कार से नवाजा जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में 13 डोमेन शामिल है। डोमेन मतलब क्षेत्र है, 13 यानी कि 13 डोमेन क्षेत्र शामिल है, जिनमें भौतिकी है, रसायन विज्ञान है, जैविक विज्ञान है, गणित कंप्यूटर विज्ञान है, पृथ्वी विज्ञान, चिकित्सा इंजीनियरिंग विज्ञान, कृषि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी है और नवाचार है, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी अन्य, ये सब सारे क्षेत्र मिलाकर टोटल 13 क्षेत्र शामिल हैं जिसमें ये पुरस्कार दिए जाएंगे। नेक्स्ट, बैंकॉक चर्चा में किए हुए। बैंकॉक सबसे पहले तो जानेंगे, थाईलैंड की जो कैपिटल से राजधानी है उसे बैंकॉक का नाम दिया। जो भारतीय तटरक्षक प्रदूषण नियंत्रक पोत जिसका नाम है समुद्र प्रहरी, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है समुद्र प्रहरी, ये अभी थाईलैंड की जो राजधानी है बैंकॉक, वहाँ में एक बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है खलोंग टोई बंदरगाह। वहाँ पर ये पहुंचकर टेबल टॉप एक्सरसाइज और परफॉर्मेंस दिया है प्रदूषण के खिलाफ, तो इसलिए चर्चा में आ गया है।
ये भारत आसियान पहल के तहत यह यात्रा शुरू की गई है कि क्षेत्रीय सुरक्षा विकास के प्रति भारत की जो प्रतिबद्धता है और भारत की जो G20 प्रेसिडेंसी की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के अनुरूप इस यात्रा को भी शुरू किया गया है। वहीं थाईलैंड के बारे में अगर बात करें तो थाईलैंड कहाँ स्थित है, इसको मैप में देख लेते हैं। ये लोकेटेड, ये साउथ जो आसियान देश है, साउथ ईस्ट एशिया, उसका मेंबर्स यानी कि सदस्य देश है। यह है थाईलैंड से, इसकी कैपिटल है बैंकॉक। अगर इसके इर्द गिर्द देशों की बात करें तो इसके उत्तर में लाओस है, इसके उत्तर पश्चिम में म्यांमार स्थित है। फिर इसके अगर पूर्व में बात करें तो वियतनाम है। अगर इसके दक्षिण पूर्व की बात करें तो कंबोडिया है। अगर इसके एकदम दक्षिण की बात करें तो मलेशिया स्थित है। तो यह है थाईलैंड की लोकेशन। आज की न्यूज़ इतना ही है। यदि मेरी जानकारी या न्यूज़ आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।